नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए पार्ट नंबर 10 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लाइनेक्स में ब्लैंक सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्रामों के लिए निम्न स्तर के हार्डवेयर विवरण को छिपाने हेतु आवश्यक संक्षेपण प्रदान करता है। लाइनेक्स में ब्लैंक सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्रामों के लिए निम्न स्तर के हार्डवेयर विवरण को छिपाने हेतु आवश्यक संक्षेपण प्रदान करता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। लाइनेक्स से लाइनेक्स में ब्लैंक सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्रामों के लिए निम्न स्तर के हार्डवेयर विवरण को छिपाने हेतु आवश्यक संक्षेपण प्रदान करता है। लाइनेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स। और लाइनेक्स को लिनक्स टोरवॉल्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनक्स टोरवॉल्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, लाइनेक्स में ब्लैंक सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्रामों के लिए निम्न स्तर के हार्डवेयर विवरण को छिपाने हेतु आवश्यक संक्षेपण प्रदान करता है। यह क्वेश्चन लाइनेक्स के आर्किटेक्चर से पूछा गया है। लाइनेक्स के आर्किटेक्चर से। लाइनेक्स के आर्किटेक्चर में 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर के बाद होता है कर्नेल के बाद होता है सेल और सेल के बाद होता है एप्लीकेशन। तो यूजर अपना जो भी टास्क परफॉर्म करता है वह एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के माध्यम से करता है। एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूजर के किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यूजर की जो रिक्वेस्ट होती है वह जाती है कर्नेल के पास। कर्नेल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य भाग होता है, कोर पार्ट होता है। कर्नेल को लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट भी कहा जाता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी कंट्रोलिंग होती है वह सभी कर्नेल के द्वारा की जाती है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट, कोर पार्ट या मुख्य भाग या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कर्नेल होता है, जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर सभी प्रकार की कंट्रोलिंग करता है। तो यूजर एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी रिक्वेस्ट भेजता है वह कर्नेल के पास जाती है और कर्नेल यूजर की रिक्वेस्ट के आधार पर उसे हार्डवेयर रिसोर्स उपलब्ध कराता है। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यह लाइनेक्स के आर्किटेक्चर से पूछा गया था। आप देख सकते हैं यूजर डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है, कर्नेल के माध्यम से कर सकता है। मतलब यूजर की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर का उपयोग किया जाएगा वह सभी हार्डवेयर कर्नेल उपलब्ध कराता है। मतलब कितनी देर तक सीपीयू का टाइम दिया जाएगा, कितनी मेमोरी एलोकेट की जाएगी, कौन कौन से रिसोर्स दिए जाएंगे, यह सभी कंट्रोलिंग करता है कर्नेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्नेल। कर्नेल लाइनेक्स का मेन पार्ट है, कोर पार्ट है, मुख्य भाग है, जिसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नेल। सेल क्या होता है?
सेल भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है जो कि एक कमांड इंटरप्रेटर होता है। कमांड इंटरप्रेटर मतलब लाइनेक्स की सब कमांड को सेल पर रन किया जाता है। लाइनेक्स की जो भी कमांड होती हैं उनको सेल पर रन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नेल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर विकल्प ऑफिस राइटर के किस टैब में मौजूद होता है? हेडर विकल्प ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर के किस विकल्प में मौजूद होता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में हेडर ऑप्शन प्राप्त होता है, यह हमें बताना है। आपने हेडर और फुटर नाम के दो फीचर्स पढ़े होंगे। हेडर और फुटर, पेज का जो टॉप मार्जिन होता है इसे हेडर कहा जाता है और पेज के बॉटम मार्जिन को फुटर कहा जाता है। पेज पर हम जो टॉप पर ब्लैंक एरिया छोड़ते हैं उसे कहा जाता है हेडर, और पेज पर जो हम बॉटम में मतलब नीचे ब्लैंक एरिया छोड़ते हैं उसे कहा जाता है फुटर। हेडर और फुटर का यूज फाइल से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी को शो करने के लिए किया जाता है। हेडर और फुटर दोनों ही ऑप्शन जो एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड उसमें प्राप्त होते हैं इंसर्ट टैब में। आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा हेडर फुटर को। हेडर मतलब टॉप मार्जिन, फुटर मतलब बॉटम मार्जिन, और हेडर फुटर इंसर्ट टैब में प्राप्त होते हैं एमएस वर्ड में। जबकि आज हमसे क्वेश्चन के सॉफ्टवेयर से पूछा गया है ओपन ऑफिस राइटर से। ओपन ऑफिस राइटर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिस प्रकार से आप एमएस वर्ड का यूज करते हो वैसे ही एक सॉफ्टवेयर है ओपन ऑफिस राइटर, जो कि टाइपिंग करने की, फॉर्मेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए एमएस वर्ड का यूज करते हो, इसी प्रकार से ओपन ऑफिस राइटर का भी यूज किया जाता है। और ओपन ऑफिस राइटर में भी हम हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं, और यह विकल्प इंसर्ट टैब में ही प्राप्त होता है। मतलब एमएस वर्ड में भी और ओपन ऑफिस राइटर में भी हेडर फुटर ऑप्शन कौन से टैब में प्राप्त होगा? हमें इंसर्ट टैब में प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट टैब। ओपन ऑफिस राइटर होता क्या है? ओपन ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि डॉक्यूमेंट बनाने की, टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की, फॉर्मेट करने की सुविधा प्रदान करता है। जिस प्रकार से हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं इसी प्रकार से कई कंपनियों के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें से एक है हमारा ओपन ऑफिस राइटर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वास्तुकार द्वारा बड़ी परियोजनाओं के प्रिंट लेने के लिए निम्न में से किस प्रिंटर का उपयोग करने की संभावना सबसे अधिक रहती है? किसी वास्तुकार द्वारा बड़ी परियोजनाओं के प्रिंट लेने के लिए निम्न में से किस प्रिंटर का उपयोग करने की संभावना सबसे अधिक होती है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर से संबंधित, प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, हार्डवेयर डिवाइस, और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस भी होती है, आउटपुट डिवाइस, जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर के द्वारा आउटपुट को पेपर पर प्रिंट किया जाता है, और जो आउटपुट पेपर पर प्रिंट होता है उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वास्तुकार द्वारा बड़ी परियोजनाओं के प्रिंट लेने के लिए निम्न में से किस प्रकार का प्रिंटर उपयोग करने की संभावना सबसे अधिक होती है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। यदि हमें एक बड़ी साइज का प्रिंट आउट निकालना है, कोई मैप है, कोई बिल्डिंग है, उसका यदि हमें बड़ी साइज का प्रिंट आउट निकालना है तो हम किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं? यदि हमें बड़ी साइज का आउटपुट हाई क्वालिटी में प्रिंट करना होता है तो हमें प्लॉटर का यूज करना होता है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्लॉटर का यूज बड़ी साइज के आउटपुट को हाई क्वालिटी में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर प्रिंटर का बड़ा रूप है। प्लॉटर प्रिंटर का बड़ा रूप है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है,
और यदि हमें लार्ज साइज का आउटपुट हाई क्वालिटी में प्रिंट करना होता है तो हम प्लॉटर का यूज करते हैं। यह हाई क्वालिटी आउटपुट प्रदान करता है और प्लॉटर का यूज वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। वेक्टर ग्राफिक्स को, ऐसे ग्राफिक्स जो हाई क्वालिटी के होते हैं और जिनको जूम करने पर इनकी क्वालिटी खराब नहीं होती है, वह कहलाते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स मतलब लार्ज साइज के होते हैं और हाई क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर के माध्यम से फ्लैक्स, होर्डिंग्स, बैनर को प्रिंट किया जाता है। तो बड़ी साइज का यदि हमें प्रिंट आउट निकालना है तो हम प्लॉटर का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर। बड़ी परियोजनाओं के प्रिंट लेने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर हमें लार्ज साइज का आउटपुट हाई क्वालिटी में प्रोवाइड करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक तब होता है जब रीड राइट हेड हार्ड डिस्क की सतह या उसकी सतह पर मौजूद कणों के संपर्क में आता है। ब्लैंक तब होता है जब रीड राइट हेड हार्ड डिस्क की सतह या उसकी सतह पर मौजूद कणों के संपर्क में आता है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, यह क्वेश्चन हार्ड डिस्क से संबंधित है। यह सभी जो क्वेश्चन हम आपको तैयार करा रहे हैं, यह सभी क्वेश्चन जुलाई वाले सीपीसीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप हमारे वीडियोस के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से कई क्वेश्चन पेपर में रिपीट भी होते हैं, और जब आप एक क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपको कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। यह सभी क्वेश्चन हमने जुलाई वाले सीपीसीटी एग्जाम पेपर से ही सिलेक्ट करे हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ब्लैंक तब होता है जब रीड राइट हेड हार्ड डिस्क की सतह या उसकी सतह पर मौजूद कणों के संपर्क में आता है। हार्ड डिस्क से संबंधित क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर की एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है, जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक डिस्क होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क होती हैं। हार्ड डिस्क में हम कई प्रकार का डेटा हाई स्टोरेज कैपेसिटी के साथ स्टोर कर सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक तब होता है जब रीड राइट हेड। रीड राइट हेड क्या होता है? जो हार्ड डिस्क की प्लेटर से, हार्ड डिस्क की डिस्क से डेटा को रीड करता है और राइट करता है। हार्ड डिस्क की सतह या उसकी सतह पर मौजूद कणों के संपर्क में आता है। यदि हार्ड डिस्क की जो डिस्क होगी, जो प्लेटर होगा, उस पर यदि कण आ जाते हैं, कंकड़ आ जाते हैं, धूल आ जाती है या वह गंदा हो जाता है तो रीड राइट हेड क्रैश हो जाता है। जो रीड राइट हेड होता है वह क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है। मतलब वह रोटेट नहीं हो पाता है। जो हार्ड डिस्क के अंदर डिस्क होती है, प्लेटर होता है, वह कुछ इस प्रकार से होता है और रीड राइट हेड इस पर मूव होता है। यह डिस्क घूमती रहती है। यदि इस डिस्क पर कण आ जाएंगे, कंकड़ आ जाएंगे, धूल आ जाएंगे तो जो रीड राइट हेड होगा वह सही तरीके से रोटेट नहीं हो पाएगा। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है हेड क्रैश। हेड क्रैश मतलब रीड राइट हेड सही तरीके से मूव नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, हेड क्रैश। हेड क्रैश तब होता है जब रीड राइट हेड हार्ड डिस्क की सतह या उसकी सतह पर मौजूद कणों के संपर्क में आ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे स्थायी निर्देश जिन्हें किन्हीं अन्य निर्देशों द्वारा बदला नहीं जा सकता है और जिनका उपयोग कंप्यूटर चालू होने पर करता है, निम्न में से किसमें संग्रहित होते हैं? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, वे स्थायी निर्देश मतलब परमानेंट इंस्ट्रक्शंस जिन्हें किन्हीं अन्य निर्देशों द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है और इनका उपयोग कंप्यूटर चालू होने पर करता है, निम्न में से किसमें स्टोर होते हैं? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ऐसे कुछ परमानेंट इंस्ट्रक्शन कहां स्टोर होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर ऑन करने पर करता है और इन इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं रोम में। रोम जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम जिसका फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी
जो रोम होती है यह मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। रोम मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है, मतलब जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तो उसमें रोम चिप को भी फिट कर दिया जाता है। रोम के अंदर बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। बायोस प्रोग्राम मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है, और रोम में स्टोर होने वाले प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो रोम में स्टोर होता है उसे फर्मवेयर कहा जाता है, जो कि होता है बायोस। बायोस में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऐसे निर्देश होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। और जो रोम में डेटा स्टोर होता है वह परमानेंट स्टोर होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रोम। रोम जो कि हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है, फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे फर्मवेयर भी कहा जाता है। बायोस में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तब उसमें रोम चिप को फिट कर दिया जाता है, और इसमें कुछ ऐसे निर्देश स्टोर कर दिए जाते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर को ऑन करने के लिए किया जाता है, और इन निर्देशों को चेंज नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। रोम में ऐसे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण पेज पर छवियां बनाने के लिए लेजर प्रिंटर द्वारा ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। मुद्रण पेज पर छवियां बनाने के लिए लेजर प्रिंटर द्वारा ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है, जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रण पेज पर मतलब पेज पर छवियां बनाने के लिए, छवियां मतलब किसी कैरेक्टर को, किसी चित्र को, किसी इमेज को बनाने के लिए लेजर प्रिंटर द्वारा ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक नहीं करता है, लेस साउंड करता है, कम आवाज करता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वह प्रिंटिंग करते समय अधिक साउंड करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय कम साउंड करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो स्पीड होती है वह फास्ट होती है, और लेजर प्रिंटर तो एक सबसे अधिक फास्ट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर एक सबसे अधिक फास्ट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए ड्राई पाउडर यूज किया जाता है। ड्राई पाउडर मतलब सूखा पाउडर, जिसे कहा जाता है टोनर। लेजर प्रिंटर के अंदर ड्राई पाउडर मतलब सूखा पाउडर यूज होता है, जिसे कहा जाता है टोनर, और टोनर को कार्ट्रिज में फिल किया जाता है। टोनर को मतलब पाउडर को कहां रखा जाता है? कार्ट्रिज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुद्रण पेज पर छवियां बनाने के लिए लेजर प्रिंटर द्वारा टोनर मतलब ड्राई पाउडर का उपयोग किया जाता है। टोनर को कार्ट्रिज में फिल किया जाता है। लेजर प्रिंटर एक सबसे अधिक तेज मतलब फास्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय कम साउंड करता है, कम आवाज करता है। लेजर प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है। यह हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है, और लेजर प्रिंटर की स्पीड को पीपीएम में नापा जाता है। पीपीएम मतलब पेजेस पर मिनट में लेजर प्रिंटर की स्पीड को नापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोनर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम बायोमेट्रिक सिस्टम की किस विशेषता से संबंधित है? हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम बायोमेट्रिक सिस्टम की
किस विशेषता से संबंधित है? हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो किसी यूजर की हैंड राइटिंग को स्कैन करता है और चेक करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम बायोमेट्रिक सिस्टम की किस विशेषता से संबंधित है? बायोमेट्रिक डिवाइस कौन सी होती है? बायोमेट्रिक डिवाइस कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से यूजर के थंब एक्सप्रेशन को, फिंगरप्रिंट को, फेस को, रेटिना को और वॉइस को इनपुट करके स्कैन किया जाता है, चेक किया जाता है। बायोमेट्रिक डिवाइस कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं जो कि यूजर के थंब एक्सप्रेशन को, फिंगरप्रिंट को, फेस को, रेटिना को मतलब आंख की पुतली को और वॉइस मतलब आवाज को स्कैन करके चेक करती हैं। हमसे पूछा गया है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम मतलब किसी यूजर की हैंड राइटिंग को चेक करना है, उसे पहले स्कैन करना है फिर चेक करना है। यह बायोमेट्रिक सिस्टम की किस विशेषता से संबंधित है? जो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम होता है वह यूजर के बिहेवियर से संबंधित होता है, बिहेवियर से, क्योंकि हर यूजर की हैंड राइटिंग कैसी हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो जो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम होता है वह बायोमेट्रिक सिस्टम की बिहेवियरल विशेषता से संबंधित होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम होता है वह बायोमेट्रिक सिस्टम की बिहेवियरल विशेषता से संबंधित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वेब मेल प्रदाता है? निम्नलिखित में से कौन एक वेब मेल प्रदाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमें 4 नाम दिए गए हैं और हमें यहां बताना है कि इनमें से कौन एक इंटरनेट पर मेल सर्विस प्रोवाइडर है। मेल मतलब ईमेल, यहां पर मेल का मतलब किससे है? ईमेल से। मतलब इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? हमें 4 नाम दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वेब मेल प्रदाता है? मतलब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ईमेल की सुविधा देता है। आप चारों ऑप्शन को देखेंगे आपको आंसर समझ में आ जाएगा। जीमेल। जीमेल क्या है? जीमेल एक ऐसी कंपनी है जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती है। जीमेल को गूगल के द्वारा बनाया गया है। जीमेल, याहू, रेडिफ यह सभी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। हमें यहां पर नाम दिया गया था जीमेल का। तो यदि हमें इंटरनेट पर मतलब वेब पर ईमेल की सर्विस यूज करनी है तो हम जीमेल का यूज कर सकते हैं, याहू का यूज कर सकते हैं, रेडिफ का यूज कर सकते हैं। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, जीमेल। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीमेल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सल सीरियल बस की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सल सीरियल बस की विशेषता नहीं है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सल सीरियल बस की विशेषता नहीं है। आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। यूएसबी होता क्या है? यूएसबी यूएसबी हमारे कंप्यूटर का एक पोर्ट होता है जिसका यूज कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यूएसबी एक पोर्ट होता है। इस पोर्ट के द्वारा हम कई प्रकार की डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी हमारे कंप्यूटर का एक पोर्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सल सीरियल बस की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपको क्या इसकी सेटिंग्स को खुद से सेट करना होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले मतलब यदि आप कीबोर्ड को, माउस को, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से लगाते हो और वह वर्क करने लगता है उसे कहा जाता है प्लग एंड प्ले। तो जो यूएसबी डिवाइस होती हैं जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, आप जैसे ही कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो वह वर्क करने लगती है। तो यह तो सही है। यूएसबी जो होता है वह प्लग एंड प्ले होता है। प्लग एंड प्ले मतलब जैसे ही हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं वह वर्क करने लगता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इजी डिवाइस कनेक्शन। इजी डिवाइस कनेक्शन भी है। आप यूएसबी किसी भी डिवाइस को आसानी से कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, यह भी उसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इट इज अ
कॉमन इंटरफेस फॉर कंप्यूटर डिवाइस। कंप्यूटर से किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यह एक कॉमन इंटरफेस है। यह भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यह तीनों ही यूएसबी की विशेषताएं हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए यूएसबी की विशेषता नहीं है। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता। जब हम किसी यूएसबी डिवाइस को जैसे कि पेन ड्राइव को, कीबोर्ड को, माउस को अपने कंप्यूटर से लगाते हैं तो उसको कनेक्ट करने पर ऑटोमेटिक वह यूज किया जा सकता है। उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन हमें मैनुअली नहीं करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो यूएसबी डिवाइस होती हैं वह प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहलाती हैं। प्लग एंड प्ले मतलब जैसे ही हम उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं वह अपना वर्क स्टार्ट कर देती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह हैकिंग या धोखेबाजी की तकनीक कौन सी है जो सुरक्षा मानकों को बाईपास करने के इरादे से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की नकल करती है? निम्नलिखित में से वह हैकिंग या धोखेबाजी की तकनीक कौन सी है जो सुरक्षा मानकों को बाईपास करने के इरादे से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की नकल करती है? यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हमसे पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से वह हैकिंग या धोखेबाजी की तकनीक कौन सी है जो सुरक्षा मानकों को बाईपास करने के इरादे से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की नकल करती है? मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक यहां पर दी गई है जिसका उपयोग हैकिंग या फ्रॉड के लिए किया जाता है, जिसमें किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की नकल की जाती है, किसी अदर यूजर की आइडेंटिटी का उपयोग किया जाता है। वह टेक्निक कहलाती है स्पूफिंग। स्पूफ या स्पूफिंग एक साइबर क्राइम है जिसके द्वारा किसी अदर यूजर की आइडेंटिटी का उपयोग करके कोई फ्रॉड किया जाता है। स्पूफ या स्पूफिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। वायरस क्या होता है? वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस का फुल फॉर्म होता है, जो कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पूफिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रिंटर का ब्लैंक अच्छा, बड़ा, उत्कृष्ट होगा या होगी तो उसके द्वारा निर्मित होने वाले चित्रों की ब्लैंक उत्कृष्ट होगी। एक क्वेश्चन और हमसे प्रिंटर से संबंधित पूछा गया है। अब सीपीसीटी के एग्जाम में एमएस वर्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिंटर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? यदि प्रिंटर का ब्लैंक अच्छा, बड़ा या उत्कृष्ट मतलब हाई क्वालिटी का होगा या होगी तो उसके द्वारा निर्मित होने वाले चित्रों की ब्लैंक उत्कृष्ट होगी। प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है। यहां पर हमें एक साथ 2 आंसर बताने पड़ेंगे क्योंकि 2 हमें यहां पर ब्लैंक एरिया दिए गए हैं। एक आंसर यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा। प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है। प्रिंटर जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। यदि प्रिंटर का ब्लैंक अच्छा या बड़ा या उत्कृष्ट होगा या होगी तो उसके द्वारा निर्मित होने वाले चित्रों की ब्लैंक उत्कृष्ट होगी। आपको समझना होगा, प्रिंटर हमें जो आउटपुट देता है वह आउटपुट डिपेंड होता है प्रिंटर के रिजोल्यूशन पर। प्रिंटर हमें जो आउटपुट देता है वह किस पर डिपेंड होता है? प्रिंटर के रिजोल्यूशन पर। प्रिंटर की क्वालिटी को रिजोल्यूशन कहा जाता है। यदि प्रिंटर का रिजोल्यूशन अच्छा होगा या बड़ा होगा, प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होगा वह अच्छा होगा या बड़ा होगा तो प्रिंटर की क्वालिटी भी कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। यदि प्रिंटर में रिजोल्यूशन कम होगा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी और रिजोल्यूशन ज्यादा होगा तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मतलब यहां पर आएगा रिजोल्यूशन, यहां पर आ जाएगा क्वालिटी। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन मतलब हमारा प्रिंटर किस प्रकार का आउटपुट देगा, कितनी क्वालिटी होगी उसके आउटपुट की।
मतलब प्रिंटर के रिजोल्यूशन पर प्रिंटर की क्वालिटी डिपेंड होती है। रिजोल्यूशन अच्छा होगा, ज्यादा होगा तो प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होगी, रिजोल्यूशन कम होगा तो प्रिंटिंग क्वालिटी खराब होगी। और प्रिंटर के रिजोल्यूशन को या क्वालिटी को डीपीआई में नापा जाता है। डीपीआई में, डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच में, डॉट्स पर इंच में प्रिंटर की क्वालिटी या प्रिंटर के रेजोल्यूशन को डीपीआई में नापा जाता है। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेजोल्यूशन एंड क्वालिटी। प्रिंटर का रेजोल्यूशन जितना अच्छा होगा प्रिंटिंग की क्वालिटी उतनी ही उत्कृष्ट होगी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थानों के लिए निम्न में से किस डोमेन नाम का अधिकतर उपयोग होता है? शिक्षण संस्थानों के लिए निम्न में से किस डोमेन नेम का मैक्सिमम उपयोग किया जाता है? यह हमसे पूछा गया है। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट का यूआरएल लिखते हैं, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट का, किसी वेब पेज का एड्रेस लिखते हैं तो लास्ट में लगा होता है .com, .in, .net, .org। इस प्रकार से आपने कई प्रकार के डोमेन नेम देखे होंगे। इन्हें डोमेन कोड भी कहा जाता है। हमसे पूछा गया है शिक्षण संस्थानों के लिए निम्न में से किस डोमेन नेम का अधिकतर उपयोग किया जाता है? शिक्षण संस्थान मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वह डोमेन नेम या डोमेन कोड से संबंधित है। डोमेन नेम या डोमेन कोड होता क्या है? यह है किसी यूआरएल का, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर किसी वेब पेज वेबसाइट का एड्रेस जो होता है उसका लास्ट पार्ट होता है डोमेन नेम या डोमेन कोड। किसी वेबसाइट के यूआरएल या एड्रेस का जो लास्ट पार्ट होता है वह होता है डोमेन नेम या डोमेन कोड, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि वेबसाइट का उद्देश्य क्या है, वेबसाइट के पर्पस को शो करता है उसका डोमेन नेम। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी वेबसाइट में .edu डोमेन कोड या डोमेन नेम का यूज किया जाता है एजुकेशनल वेबसाइट में। इसके अलावा एजुकेशनल वेबसाइट में .ac भी यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई यूनिवर्सिटी का जो यूआरएल होता है उसमें ac.in लगा होता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए या एकेडमिक इंस्टीट्यूट के लिए हम edu या ac.in का भी यूज कर सकते हैं। जबकि .org कहां पर यूज होता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी संस्था के लिए। .net कहां पर यूज होता है? किसी नेटवर्क के लिए। .com कहां पर यूज होता है? कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए। कई प्रकार के डोमेन नेम या डोमेन कोड होते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ .edu या .ac का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब डिजाइनिंग के संदर्भ में फाइल प्रारूप CSS का क्या अर्थ है? वेब डिजाइनिंग के संदर्भ में फाइल प्रारूप CSS का क्या अर्थ है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वेब डिजाइनिंग के संबंध में या संदर्भ में फाइल फॉर्मेट CSS का क्या अर्थ है। हमें यहां पर वेब डिजाइनिंग से क्वेश्चन दिया गया है कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। वेब डिजाइनिंग में CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS एक लैंग्वेज है जिसका यूज वेब डिजाइनिंग में किया जाता है और CSS के द्वारा किसी वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाया जाता है, स्टाइलिश बनाया जाता है। किसी वेबसाइट के पेज को वेब पेज कहा जाता है। वेब पेज को स्टाइलिश बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए CSS का यूज किया जाता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस एक ही लैन में कई डिवाइस के कनेक्शन में मदद करता है? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस एक ही लैन में कई डिवाइस के कनेक्शन में मदद करता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस एक ही लैन में, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में कई डिवाइस के कनेक्शन में मदद करता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मतलब मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप होता है।
कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। कई प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन, पेन, कई प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, लैन में कई डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का यूज किया जाता है? लैन में अलग अलग डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए हब का यूज किया जाता है। हब जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि एक लैन नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर का यूज एक लार्ज साइज के नेटवर्क में किया जाता है। जब हम एक सोर्स मतलब जहां से डेटा को भेजना है, डेस्टिनेशन मतलब जहां डेटा भेजा जाएगा, जब सोर्स से डेटा को डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है और यदि सोर्स और डेस्टिनेशन में दूरी अधिक होती है, लॉन्ग रेंज होती है, तो जो सेंडर के यहां से सिग्नल भेजे जाते हैं, यह सिग्नल कुछ दूरी पर जाकर वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इन वीक सिग्नल को वापस स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। रिपीटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है वीक सिग्नल को। जब हमें किसी सिग्नल को, किसी मैसेज को लंबी दूरी पर, लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजना होता है, तो सिग्नल एक दूरी के बाद, एक निश्चित दूरी के बाद कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इन वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। मॉडेम क्या है? मॉडेम भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का यूज टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलती है। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हब। लैन नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हब का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क कितने क्षेत्र में काम करता है? लोकल एरिया नेटवर्क कितने क्षेत्र में काम करता है? अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कितने एरिया में वर्क करता है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया था। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। कई प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, जैसे कि पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा डब्लू लैन, पोलैन, कई प्रकार के और भी कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। जो पेन है यह साइज में सबसे छोटा नेटवर्क होता है। सबसे स्मॉल साइज का नेटवर्क कौन सा होता है? पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है लैन, मैन, वैन साइज में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है वैन नेटवर्क, मतलब कि इंटरनेट, जो कि होता है वाइड एरिया नेटवर्क। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, लोकल एरिया नेटवर्क कितने क्षेत्र में काम करता है? इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब छोटे एरिया में काम करता है। एक बिल्डिंग के अंदर यदि हमें नेटवर्किंग करनी है या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में नेटवर्किंग करनी है, तो हम लैन नेटवर्क का यूज करते हैं। इसकी रेंज लगभग 10 किलोमीटर तक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क 10 किलोमीटर तक काम करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा एक बुनियादी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित है? निम्न में से कौन सा एक बुनियादी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि फाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट से संबंधित है। फाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन को ही कहा जाता है फाइल फॉर्मेट, जो कि फाइल के टाइप को दर्शाता है, फाइल के प्रकार को बताता है। आपने देखा होगा कई प्रकार के फाइल एक्सटेंशन होते हैं, .docx, .pptx, .xlsx, .txt, कई प्रकार के फाइल एक्सटेंशन होते हैं।
फाइल एक्सटेंशन को फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, जो कि फाइल के टाइप को मतलब फाइल के प्रकार को रिप्रेजेंट करता है। हमें यहाँ पर 4 एक्सटेंशन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक बुनियादी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित है। ऑप्शन नंबर ए है .bat। यह तो बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है, बैच फाइल का। .bat बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है। .gif ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट यह एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है, चित्रों के साथ यूज किया जाता है। .dif मतलब डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, .dif मतलब डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। इस फॉर्मेट का यूज डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए किया जाता है। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी .au। au मतलब ऑडियो यूनिट या ऑडियो फाइल फॉर्मेट। .au मतलब ऑडियो यूनिट या ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ऑडियो मतलब वॉइस फाइल, एक ऐसी फाइल जिसमें ऑडियो डेटा होगा, कोई रिकॉर्डिंग होगी, कोई वॉइस डेटा होगा, उसे कहा जाता है ऑडियो फाइल। और ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन हो सकता है .au। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी .au मतलब ऑडियो यूनिट या ऑडियो फाइल फॉर्मेट इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल के संदर्भ में MIME का पूर्ण रूप क्या है? प्रोटोकॉल के संदर्भ में MIME का पूर्ण रूप क्या है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से ही संबंधित है। प्रोटोकॉल के संदर्भ में MIME का पूर्ण रूप क्या है? प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स मतलब नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेटवर्क में सही तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स जो कि प्रॉपरली कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटोकॉल के संदर्भ में MIME का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल के साथ किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एक संचार प्रोटोकॉल है, मतलब ब्लैंक एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग दो संचार उपकरणों के बीच सीधा मतलब प्रत्यक्ष कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। ब्लैंक एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग दो कम्युनिकेशन डिवाइस को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। सीधा कनेक्शन मतलब प्रत्यक्ष, डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। वह प्रोटोकॉल कहलाता है PPP प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP का फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इसका नाम ही है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब दो डिवाइस को डायरेक्ट कनेक्ट करता है, दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए PPP मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल दो डिवाइसेस को आपस में डायरेक्ट कनेक्ट करता है और कम्युनिकेशन करने की सुविधा प्रदान करता है। आपको यहां पर एक क्वेश्चन और तैयार करना है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग, इस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल के साथ किया जाता है। इसका उपयोग ईमेल के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल नेटवर्क में किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसका उपयोग नेटवर्क में या इंटरनेट पर किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। SFTP का फुल फॉर्म है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर फाइल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है जीपीयू, इसका फुल फॉर्म बताना है क्या है। आपने एक वर्ड सुना होगा सीपीयू। सीपीयू मतलब हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग। हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जो भी कंडीशन चेक होती हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती हैं, वह सभी सीपीयू के द्वारा की जाती हैं। अब हमसे पूछा गया है जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम में जीपीयू प्रोसेसर के समान ही होता है, सीपीयू के समान ही होता है, लेकिन यह केवल ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग करता है। ग्राफिक्स मतलब चित्रों की प्रोसेसिंग करने के लिए, चित्रों को फास्ट स्पीड में प्रोसेस करने के लिए जीपीयू का यूज किया जाता है। जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक लाइनेक्स में उपयोग होने वाला फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक लाइनेक्स में उपयोग होने वाला फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल नहीं है? यह क्वेश्चन लाइनेक्स से पूछा गया है और आज की वीडियो में ही हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था वह भी लाइनेक्स से संबंधित था। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक लाइनेक्स में उपयोग होने वाला फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल नहीं है? सिस्टम कॉल क्या होता है? सिस्टम कॉल कुछ फंक्शंस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी सर्विस को यूजर तक पहुंचाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी सर्विस को उपयोग करने के लिए सिस्टम कॉल का यूज किया जाता है। सिस्टम कॉल कुछ फंक्शंस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को उपयोग करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रकार के सिस्टम कॉल होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस यूजर को प्रदान करते हैं। फाइल मैनेजमेंट क्या होता? फाइल मैनेजमेंट मतलब फाइलों को बनाना, फाइलों को स्टोर करना, व्यवस्थित करना, फाइल मैनेजमेंट कहलाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक लाइनेक्स में उपयोग होने वाला फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल नहीं है? फाइल मैनेजमेंट मतलब फाइलों को व्यवस्थित करना। फाइल से संबंधित हम क्या क्या कर सकते हैं? फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं, फाइल में राइट कर सकते हैं मतलब डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो वेट है यह फाइल मैनेजमेंट का सिस्टम कॉल नहीं है। वेट जो है यह प्रोसेस का सिस्टम कॉल होता है, प्रोसेस का। फाइल मैनेजमेंट में कौन कौन से यहां पर सिस्टम कॉल आ जाएंगे? ओपन, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना और फाइल में मैटर को लिखना मतलब राइट करना। लेकिन जो वेट है यह फाइल मैनेजमेंट का सिस्टम कॉल नहीं है। वेट तो प्रोसेस से संबंधित एक सिस्टम कॉल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।